मैंने भी तो बिहार को अपने मंत्रालय से जो संभव हुआ दिया है, तो बाकी सारे नेता अपना क्रेडिट ले लेंगे, हमको मिल भी नहीं करेगा क्रेडिट। इसको बाद सीधे तेजस्वी के साथ मिल जाए और फिर 2015 वाली स्थिति रिपीट कर दे बिहार। भले बहुत बेचैन जदयू न हो, लेकिन जदयू अब अगले रणनीति की तरफ सोचने लगी है। आप लोग बैठ के बैठक कर लेते हैं, कार्यक्रम करने आते हैं, उस मंच पर हमें बुलाया तक नहीं गया है कि सीट बंटवारे को लेकर जदयू और बीजेपी ने आपस में एक बैठक कर ली और किसी को भनक तक लगनी नहीं कि जब एनडीए में एक मजबूत सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान है तो उन्हें इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है इन बैठकों में, दौरे में और उस कार्यक्रम में। जिस तरीके से जदयू और भाजपा कंप्लीट हाईजेक उस कार्यक्रम को कर रही है। हमने इन विषयों पर तो चर्चा की कि चिराग पासवान क्या चाहते होंगे, किन कारणों से वो एकाएक कितना अग्रेसिव हो गए। नीतीश को लेकर बार बार ये कहने वाले चिराग पासवान की वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा हमारे साथ हैं, हम सीधा सर से जुड़ते हैं। सर, कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई चिराग पासवान की, जेपी नड्डा से मुलाकात और उसके बाद जदयू का हाई अलर्ट पर चले जाना, इसे कैसे देख रहे हैं? ये चिराग ने इस तरीके की शर्त रख दी है और उनके आसपास उनके टीम के लोग जिस तरीके से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अलग ही कहानी कह रही है। हमने इन विषयों पर तो चर्चा की कि चिराग पासवान क्या चाहते होंगे, किन कारणों से वो एकाएक कितना अग्रेसिव हो गए। नीतीश को लेकर बार बार ये कहने वाले चिराग पासवान की वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद। वो एकाएक कैसे कह सकते हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे? उनकी पार्टी कैंपेन क्यों चलाएगी? देखिए, निश्चित ही इन सभी बेचैनियों और इन सभी खबरों की वजह से ही जेपी नड्डा और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। आपको मैंने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी का जो बिहार का दौरा है, हालांकि कानपुर का दौरा तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन ये संभावनाएं है कि बिहार का दौरा वो नहीं छोड़ेंगे, आएंगे, इसके प्रबल चांसेस हैं। तो उस दौरे में और उस कार्यक्रम में जिस तरीके से जदयू और भाजपा कंप्लीट हाईजेक उस कार्यक्रम को कर रही है, चिराग को इस बात से थोड़ा ऐतराज है। चिराग, जब इतने सारे दल हैं एनडीए में, खैर बाकी दलों की बात तो वो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी बात जरूर करेंगे कि जब एनडीए में एक मजबूत सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान है तो उन्हें इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है इन बैठकों में। बिल्कुल, आज भी एक बैठक हुई है, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें हाँ बताइए, उसमें दिलीप जायसवाल दिखे, ललन सिंह दिखे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिखे, लेकिन और कोई नेता नहीं। अब बाकी दलों की तो बात वो नहीं करेंगे चिराग पासवान, लेकिन उनको तो होना चाहिए था यहाँ पे, उनकी पार्टी की तरफ से राजू तिवारी को होना चाहिए था, या उनके किसी भी उनके सांसद को होना चाहिए, पार्टी के सांसद या प्रदेश अध्यक्ष, किसी पदाधिकारी को रख सकते थे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से जिस तरीके से एलजेपीआर को दूर रखा गया है, इससे चिराग पासवान काफी नाराज है। इसका फीडबैक उनको लगातार मिल रहा था कि इन कार्यक्रमों में ललन सिंह की उपस्थिति ज्यादा है, जदयू की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। फिर बीच में एक खबर आई कि सीट बंटवारे को लेकर जदयू और बीजेपी ने आपस में एक बैठक कर ली और किसी को भनक तक लगनी नहीं, बाकी किसी घटक दल को पता तक नहीं चला। और नीतीश कुमार जब ललन सिंह से जाके मुलाकात की, उस समय भी आपने कहा कि ये मुलाकात मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर है। और आज पीसी में ललन सिंह जिस तरीके से एक्टिव थे, साफ जाहिर हुआ कि ये मुलाकात दोनों की जो हुई थी, सीएम नीतीश की और ललन सिंह की, वो इसी कारण से हुई थी कि मोदी जी का बिहार दौरा। बिल्कुल, देखिए, एक हिस्सा है भाजपा में और जदयू में जो चिराग पासवान की नरेंद्र मोदी से नजदीकियों से खुश नहीं रहता है। उसे लगता है कि चिराग पासवान को अनावश्यक टूल देते हैं नरेंद्र मोदी, या चिराग पासवान जानबूझकर नरेंद्र मोदी के गुड बुक में बने रहने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। अब किसका किसके प्रति किस तरीके का प्रेम है वो तो आप नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बीच में रोड़ा तो अटकाया जा सकता है ना। और यही काम कहीं ना कहीं वो एक बड़ा धड़ा, चाहे आपने सुना था उसी दिन विजय सिन्हा का बयान, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान स्वागत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभिनेता ही नेता ही सीएम बनेगा, अभिनेता नहीं बनेगा। ये तो समझ रहे ना, ये तो सीधे सीधे मतलब चिराग पासवान को आईना दिखाने जैसा है। और फिर आपने देखा कि जदयू का भी एक बड़ा हिस्सा एक्टिव हो गया, नरेंद्र मोदी के नजदीक दिखाना, अपने आप को भाजपा से ज्यादा अच्छा दोस्ती दिखाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं लड़ाई यहीं पे है। और चिराग भी वक्त से पहले इन चीजों को भाप लेते हैं। भाप इसलिए लेते कि दूध का जला है, पार्टी सामने से टूट गई, मीडिया के हलकों से उनको खबर मिलती रही कि चाचा आपके तोड़ देंगे पार्टी, लेकिन वो माने नहीं। और जब टूट गई तो अब इतना मतलब हाइपर एक्टिव हो गए, हाइपर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, तो जो कि गलत नहीं है, जो कि बहुत सही है, लेकिन उस चक्कर में बार्गेन बहुत हाई हो गया।
पार्टी ने सीधा सीएम की कुर्सी मांग ली, डायरेक्ट नहीं मांगा, घुमा कर, लेकिन मांग तो सीएम कुर्सी ली। बिल्कुल। और उसके चलते दबाव पड़ गया। 40+ सीटों की बात चल रही है, 40 सीट से कम नहीं लेंगे जी। तो ये चीजें अंततः कहीं ना कहीं मांग तो वो भाजपा से ही रहे हैं, उनका दबाव तो भाजपा पर ही है इन चीजों के लिए। लेकिन मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि भाजपा पर दबाव होने के बावजूद डर अगर किसी को लगे तो वो जदयू है। जदयू को ये लगेगा कि अरे जो भी भाजपा देगी वो तो मेरे कोटे से भी काटेगी जी। चिराग पासवान को 40 सीटें या 50 सीटें या 100 सीटें कहां से, आसमान से मिल जाएगा जी। जदयू को भी नीचे से छोड़नी पड़ेंगी और सीएम की कुर्सी तो सीधे जदयू को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये कैसे संभव है? इसीलिए जदयू, मैं ये तो कहूंगा कि बहुत विचलित तो नहीं हुई है। नीतीश कुमार जानते हैं कि चिराग नंबर 3 की पार्टी है, वो अभी फिलहाल स्थिति में नहीं है कि वो नीतीश का कुर्सी मांग ले, ज्यादा से ज्यादा सीट बंटवारे में सीट ले लेंगे, यही ना। तो जदयू बहुत हिली हुई, नीतीश कुमार बहुत डरे हुए तो नहीं है, लेकिन इन डेवलपमेंट से और खास तौर पे जो जेपी नड्डा और इनकी मुलाकात हुई है, इसकी वजह से इनकी बेचैनी बढ़ गई है जी। खास तौर पे आप देखिएगा कि मतलब कल जेपी नड्डा से मुलाकात इनकी हुई जी। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी काफी एक्टिव हो गए हैं। बिल्कुल। उनका मंथन शिविर चल रहा है वाल्मीकि नगर में जी। और उसमें भी उन्होंने लिखा क्या है कि हम आगे की रणनीति पर फैसला करने जा रहे हैं, मतलब एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेकर फैसला करने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको मिली होगी कि जो बिहार में इतने कद्दावर नेता और मंत्री, मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं और अब केंद्र में मंत्री हैं, जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने वाले थे, हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसका एक कारण है कि अमित शाह जी को पहुंचना पड़ा पहलगांव, जहां पर एक बहुत अप्रिय घटना हुई है। इस पूरे देश को, इस समाज को हमारे झकझोर देने वाला घटना हुआ है। गंगा जमुनी तहजीब को बहुत बड़ा घात लगता है ऐसी घटनाओं से। मैं निश्चित ही गंगा जमुना जो तहजीब है उसको मानने वालों में से हूँ, लेकिन इस घटना ने अंदर से हिला दिया है हम सभी को। अगर जाति, धर्म और वर्ण और भाषा में हम बटे हुए लोग इस देश के, अगर हमें चुनौती दी जाएगी, अगर हमें हमारी औकात याद दिलाई जाएगी और ये कहा जाएगा कि आप इस धर्म के हैं, इस वजह से आपको मार दिया जाएगा या आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो ये तो डायरेक्ट चुनौती है हमारे वर्चस्व को, जो कहीं से भी जिसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इस घटना ने, देखिए मैं खुल के बोल दूं, इस घटना पर जो भी बचाव के पक्ष में जा रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो। आप किसी धर्म से आते हो, आपको इस घटना की निंदा करनी ही पड़ेगी। और यदि आप ऐसी परिस्थिति में भी उन लोगों का बचाव करते नजर आ रहे हैं तो हम सब की नजरों में आप गिरिएगा ही, साथ साथ इस देश के देशद्रोही और भगोड़े के तौर पे कहीं ना कहीं साबित होइएगा। पाकिस्तान जिस सांप को पाल रहा है वो सांप उसको भी डसता है। आज फारूक अब्दुल्ला का भी उसी तरीके का बयान आया कि हमारे पास भी, उनके पास भी आइटम बम है। ठीक है, देखिए मैं तो ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा नरेंद्र मोदी से कि आप आंख मूंद कर, या इस देश में चलान संचालक जो भी सरकारें हैं, मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि आंख मूंद कर पाकिस्तान में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगी, लेकिन इसका बदला तो जरूर लेना होगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा समय है जिस समय कोई बहुत बड़ा चुनाव देश में नहीं है जी। तो आप इसे नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा ये जोड़कर भी नहीं देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी भी को भी और अमित शाह को और देश के जो बाकी कर्णधार है, मतलब विपक्ष को भी कहूंगा कि राहुल गांधी को भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर उन्हें खड़ा होना चाहिए सरकार के साथ, और ये डिमांड रखनी चाहिए कलेक्टिवली, जैसा कि चिराग पासवान और बाकी लोगों ने रखा है। आज तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यक्रम सारे रद्द कर दिए हैं, तो ये अच्छी पहल उन्होंने की है और ये एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि हमारा देश एकजुट है इस मामले पर। इस देश के बहुसंख्यक हिंदू हैं और उन हिंदुओं को डायरेक्ट चुनौती अगर कोई देता है जी, और खास तौर पे देखिए इस देश के मुसलमान अगर हमारी बात से नाराज हो जाए तो हम उनके साथ मिल बैठकर बात कर लेंगे। बिल्कुल। सरहद पार के लोगों से कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता है जी, वो हमारे नहीं है। इस देश के मुसलमान हमारे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमसे नाराज हो जाए और चल सकता है जी, हम सॉल्व कर लेंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसीलिए मैं उसको बहुत क्रिटिकल नहीं हूँ, उसमें ज्यादातर हमारे अपने भाई हैं जी, वो भले गुमराह हो गए हैं, वो लड़ रहे हैं हमसे, हम उनसे लड़कर संभाल लेंगे, लेकिन दो भाइयों की लड़ाई में अगर कोई तीसरा आकर इंटरफेयर करेगा तो उसकी गोली का जवाब टैंक और तलवारों से ही देना पड़ेगा। सरकार जैसे भी देना चाहे बिल्कुल दे, और चुन चुन कर ऐसे लोगों से बदला लेना बहुत जरूरी है। एक मैसेज जाना चाहिए कि इस देश का बहुसंख्यक जो हिंदू है वो सेकुलरिज्म की आड़ में इतना मतलब नामर्द सा नहीं हो गया है कि वो भूल जाएगा कि वो राणा सांगा और
वीर बहादुरों का वंशज रहा है। बिल्कुल। तो एक बार फिर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को एहसास कराने की आवश्यकता है। और मैं फिर कहूंगा कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में न पड़े नरेंद्र मोदी जी, और बाकी भी जो देश के हमारे अभी इस वक्त टॉप लीडर्स हैं, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी को ये जरूर एक बिहार का पत्रकार ये कहना चाहेगा कि आप वर्ल्ड डिप्लोमेसी में मत पड़िएगा। डिप्लोमेटिक फैसले लेने का वक्त ये नहीं है। जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ और रसिया ने अपने देश के लिए जो कुछ जरूरत समझा वो किया, इजराइल को जो लगता है उचित वो करता है। वो ये नहीं सोचता है कि उस पर कौन से सैंक्शंस लगा देगा यूएनओ और उसके लिए अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका खुद एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को अमेरिका ने जस्टिफाई करने के लिए ईरान इराक में जो तबाही मचाई है वो खुद इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता है कभी। लेकिन हम अगर अपने ऊपर हुए किसी हमले का बदला लेने जाते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि विश्व बैंक हमारे ऊपर क्या सैंक्शन लगाएगा, हमारे साथ उद्योग बंद कर देगा। नहीं चाहिए ऐसे उद्योग। विपक्ष को इस बात की ताकत देनी होगी मौजूदा सरकार को कि अगर कोई युद्ध भी आ जाता है सामने तो उसकी वजह से अगर कोई इन्फ्लेशन होता है या मूल्य वृद्धि होती है या देश में आर्थिक तंगी तक आती है तो ये देश बर्दाश्त कर लेगा। विपक्ष को इस बात का कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज युद्ध शुरू कर दे सरकार, इसका बदला लेना शुरू कर दे। एक सिविलियन को मार देने से भी अमेरिका अपना बदला लेता है, इजराइल बदला लेता है। तो आपके तो 28 लोगों को मार दिया गया। बिल्कुल। क्या ये वक्त नहीं है कि सभी को एकजुट होकर और बदला लेने की भावना से सोचना चाहिए? ये पीस नेगोशिएशन का वक्त नहीं है और ये सोचने का वक्त नहीं है कि हमारे यहाँ तेल अब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो विपक्ष सरकार गिरवा देगी। महंगा होने दीजिए तेल पेट्रोल को, रोटियों को महंगा होने दीजिए, चावल दाल को महंगा होने दीजिए, भूखे रह लेंगे। लेकिन जो हुआ है उसे भूला नहीं जा सकता है। इसका जवाब बिल्कुल मिलना चाहिए और तत्काल मिलना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि आंख मूंद कर गोली चला देना इस सरहद से जवाब नहीं होगा। चुन चुनकर जिन लोगों ने गलती की है उनको नाजिर प्रस्तुत करना होगा और घाटी में फिर से अमन चैन, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले भाषण में कहा था कि वो वहां डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते थे। आज डेस्टिनेशन वेडिंग छोड़िए, हनीमून मनाने गए कपल को चुनकर मार दिया गया। कैसे आपके हमारे घर के लोग आगे जा पाएंगे? कश्मीर हमारा हिस्सा होकर भी हमारा हिस्सा नहीं रहेगा। तो ऐसी पैरालाइज्ड मतलब डिप्लोमेसी से अच्छा है कि डायरेक्ट एक्शन मोड में सरकार को होना चाहिए। मैं थोड़ा विषयहीन जरूर हो गया हूं लेकिन मन की भावना है। आज हमने भी काले कपड़े इसीलिए पहन रखे हैं, हम यह दर्शाना चाहते हैं कि इस देश की किसी भी बुरी स्थिति में हम देश के लोगों के साथ, सरकार के साथ, विपक्ष के साथ खड़े हैं। हम सब एक हैं। रही बात आपके विषय की तो आप सवाल पूछे, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा वो भी बिहार आए और बिहार आकर उपेंद्र कुशवाहा से जब नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल छोटा सा एक जवाब, बुलाया ही नहीं गया, स्वागत है उनका, पता ही नहीं है जी, उनका सिर्फ स्वागत है, इतना ही बोला। आपको क्या लगता है कि अमित शाह से क्या बात करने जा रहे थे मांझी जी? यही बात करने जा रहे थे? नहीं, यही बात करने जा रहे थे। आप सीट की बात छोड़िए ना, आप लोग बैठ के बैठक कर लेते हैं, आप कार्यक्रम करने आते हैं, उस मंच पर हमें बुलाया तक नहीं गया है जी। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये जान लीजिए कि संजय झा ने पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया जी। संजय झा इस वक्त चिराग पासवान के सबसे बड़े एक तरह से कहा कंपटीटर है उस जगह पर। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान की दोस्ती, मैंने मित्रता कैसी है या जो भी उनका रिश्ता कहिए आप उसको, क्योंकि चिराग पासवान अभिभावक भी कई बार अपने आप को बोल चुके हैं। नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के अभिभावक भी कई बार बन चुके हैं, साजिद को जैसे खुद बोला है उन्होंने। और एक बार यही हाजीपुर की सभा में उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा भाई चिराग जी, भाई भी बने हैं। लेकिन मैंने जब भी चिराग से बातचीत की है तो वो अक्सर ऑन कैमरा यही कहते हैं कि वो अपने पिता की छवि, पिता के समय के नेता है तो उनमें वो छवि वो देखते रहे हैं, एक गार्जियनशिप उन्हें नजर आता है, इसलिए जब वो सामने आते हैं तो उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं और मोदी जी भी उनको उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं जी। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान जिस तरह से जदयू ने, भाजपा ने, एलजेपीआर, हम और आरएलएम की अनदेखी की है, इसके चलते बेचैनी और बढ़ गई है। और मैंने आपको कहा भी था कि देखिए, एक तरफ इन दलों की अनदेखी कर रहे हैं ये लोग, दूसरी तरफ रेड कारपेट बिछाया जा रहा है मुकेश सहनी के लिए जी। तो नाराजगी तो होगी ना कि घर वालों को रोटी नहीं मिल रहा है, बाहर वाले को पूरी सब्जी ऑफर कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये बेचैनी बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि इन घटनाओं से, इन मुलाकातों से भले बहुत बेचैन जदयू न हो, लेकिन जदयू अब अगली रणनीति की तरफ सोचने लगी है। देखिए, एक तरफ तो सर्वे जो सी वोटर का है, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी इस तरह से गिरा रहा है, उससे भाजपा और जदयू दोनों हिली हुई है। जदयू को इस बात का कॉन्फिडेंस जरूर इस वक्त है कि ये मजबूरी अब भाजपा की हो गई कि सरकार बनाए बिहार में और उनको मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन महाराष्ट्र वाला खेला देखकर भी जदयू को डर जरूर लग रहा होगा। आज
ना चाहते हुए भी जदयू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो भाजपा के साथ बहुत खुश नहीं रहता है या खुश नहीं है, वो चाहता है कि नीतीश कुमार सीधे तेजस्वी के साथ मिल जाए और फिर 2015 वाली स्थिति रिपीट कर दे बिहार में। हालांकि ये मुझे संभव होता नजर नहीं आ रहा है, अनलेस कितना दुखद कर दिया जाए जदयू का इस गठबंधन में रहना, इतना मुश्किल कर दिया जाए, इतनी सीटें कम कर दी जाए, सीएम की कुर्सी पर सीधे आरोप झटका लगा दिया जाए, तब वो जदयू जरूर कोई अंत में फैसला ले सकती है। लेकिन वर्तमान में नीतीश कुमार इधर उधर जाते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक नया रणनीति पर काम करने जा रहे हैं, जो हाई अलर्ट मोड में जदयू आई है। उसका कारण क्या है वो मैं बता देता हूं, उसका तरीका क्या निकाला गया। नीतीश कुमार के पास दो नेता उनके करीबी पहुंचे हैं। कौन दो हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं। नीतीश कुमार को दो रणनीतियां दी गई हैं। एक कि दलितों को लेकर एक नई रणनीति शुरुआत की जाए, आप समझ रहे हैं हमला कहाँ हो जी, और दूसरा मुसलमानों को वापस अपने साथ जोड़ने की रणनीति शुरू की जाए। ये जो नुकसान हुआ है हम लोगों ने देखा था, इस नुकसान को लेकर जदयू का एक बड़ा हिस्सा ही मानकर चल रहा था कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देना है मत दे ही देगा वोट। लेकिन मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से दो नेताओं की, और दलित और मुस्लिम डीएम पॉलिटिक्स को अपनी पार्टी में मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाने के लिए नीतीश कुमार ने जिम्मेवारी भी दी है। एक नेता बहुत करीबी जो अब तक कोई जिम्मेवारी लेकर घूम नहीं रहते पूरे बिहार में, उनको ये भी कहा गया है कि आप कुर्मी कुशवाहा को जोड़ना शुरू कर दीजिए, तेजी से कुर्मी कुशवाहा की रणनीति पर काम करिए। आप अब समझ गए होंगे कि मैं किस नेता की बात कर रहा हूं। काफी दिनों से वो भी सेंटिंग में थे, इंतजार कर रहे थे कि कुछ मिले उनको जिम्मेवारी। उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि कुर्मी कुशवाहा को आप डांगी सबको जोड़िए, एक जगह पे एक मंच पे लाइए और इन लोगों को जोड़कर एक ऐसी रणनीति बनाइए जिससे हमें चुनाव में इस वोट बैंक का फायदा मिल सके। तो एक तरफ डीएम, दूसरी तरफ लव कुश, यही फिलहाल फलसफा निकाला गया है, रणनीति निकाली गई है, और इस रणनीति पर अब नीतीश कुमार की पार्टी काम करेगी। बिहार में अगर हम बात करें सर तो 25 तारीख यानी कि शुक्रवार का दिन बेहद खास है। एक तरफ नीतीश कुमार 25 तारीख को अपने पूरे कैबिनेट की बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा ऐलान करेंगे क्योंकि सामने चुनाव है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी 25 तारीख ही वो दिन चुने हैं जिस दिन वो भी एक बड़ी बैठक बुला ली है महागठबंधन। देखिए ऐसे तो महागठबंधन की बैठक कांग्रेस कार्यालय में होने ही वाली है, 24-25 दोनों को होने वाली है, 2 दिवसीय लोग कार्यक्रम किए हुए। लेकिन नीतीश कुमार वाला बड़ा क्लियर है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी घोषणाएं बिहार में करने जा रहे हैं इस बार, और इसीलिए सारी तैयारी की जा रही है। और चिराग पासवान की बेचैनी भी यही है कि जब इतना कुछ बिहार को दिया जाएगा तो समझ पर मुझे भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी तो बिहार को अपने मंत्रालय से जो संभव हुआ दिया है, तो बाकी सारे नेता अपना क्रेडिट ले लेंगे, हमको मिल भी नहीं करेगा क्रेडिट। इसीलिए कहीं ना कहीं चिराग नाराज है। और मुझे तक नीतीश कुमार ने जो बुलाया है बैठक, वो इसीलिए बुलाया होगा कि कहीं अगर नरेंद्र मोदी वाकई नहीं आ पाए, अभी तक तो बिहार का कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन वाकई वो नहीं आ पाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कैसे इसे करना है, क्या रिमोट से इन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जाएगा, ये क्या होगा, या नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, या आगे कैसे रणनीति की जाएगी, इसी को लेकर बैठक शायद है। और विभिन्न विभागों को कैसे जो मिलने वाला है, जो राशि जो योजनाएं मिलने वाली है केंद्र से, उनको कैसे उपयोग करना है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।